Hello everyone. In this lecture we will discuss about the edema. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एडिमा इज डिफाइंड एज द स्वेलिंग। अब एडिमा को आप जनरली क्या बोल सकते हो कि स्वेलिंग है, सूजन है, लेकिन अब हम देखेंगे कि सूजन किस वजह से हुई है। तो इट इज़ द सूजन, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ द स्वेलिंग कॉज बाय द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू। किस वजह से होगी? एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा होना, किसका? बहुत सारे फ्लूइड के इकट्ठा हो जाने, वो भी कैसा? एक्सेसिव अमाउंट में। अगर आपके किसी भी टिश्यू में फ्लूइड है, अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, उसके वजह से जो स्वेलिंग होगी ना, पर्टिकुलरली उस स्वेलिंग को हम बोलते हैं एडिमा। नहीं तो स्वेलिंग तो बहुत टाइप की हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है और भी चीज़ों की वजह से, बट जो स्वेलिंग एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से होगी उसे हम बोलेंगे एडिमा। इसके बाद आगे देखें, सो इट में बी जनरलाइज्ड और लोकल। ये लोकल भी हो सकती है, साथ ही साथ जनरलाइज्ड भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरलाइज्ड एडिमा। अब जनरलाइज्ड एडिमा क्या होता है? जिसमें जो स्वेलिंग है ना वो एंटायर बॉडी में होगी, है ना, जो होता है ना जनरल, जो हम बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो एडिमा है ना या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, वो पूरी बॉडी में होगा, आपके फेस में भी, आपके हाथ में भी, आपके पैर में भी, एब्डोमेन में, तब हम इसे बोलेंगे जनरलाइज्ड एडिमा। लेकिन अगर जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है या फिर जो स्वेलिंग होगी इस वजह से वो आपके बॉडी के कुछ पर्टिकुलर रीजन में हो रही है, किसी स्पेसिफिक पार्ट में, फॉर एग्जांपल जो स्वेलिंग है वो आपकी एब्डोमेन में हो जाए, या फिर किसी पर्सन के सिर्फ किस में हो जाए, लंग्स में हो जाए, या फिर एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है कि हाथ या पैर, है ना, आपने देखा होगा कई बार ऐसा। तो इस चीज़ को बोला जाता है लोकल एडिमा, किसी एक लोकल पार्ट में है बॉडी के, है ना। तो इस तरीके से जैसे लंग्स में अगर स्पेसिफिकली हो ना, आपने सुना होगा पल्मनरी एडिमा, क्योंकि लंग्स है ना, पल्मनरी लंग्स से रिलेटेड। तो अगर लंग्स में एडिमा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? पल्मनरी एडिमा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडिमा, कि एडिमा कितने टाइप का होता है। तो मेनली हम एडिमा को दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं, है ना। अब देखो, क्योंकि एडिमा मतलब क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड इकट्ठा होगा टिश्यू में। अब उसमें भी हम देखें, टिश्यू मतलब किससे मिलकर बना है? बहुत सारी सेल से। इस तरीके से अगर हम देखें, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, बहुत सारी सेल होंगी। तो अब ये जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या है कि फ्लूइड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होने लगे, है ना, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव। दूसरी चीज़ इंटरस्टिशियम में, मीन्स दो सेल के बीच में, इस तरीके से यहाँ पर भी इकट्ठा हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एडिमा को दो टाइप में क्लासीफाइड किया। जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन सेल के अंदर होगा, तो मैंने बोला था ना, सेल के अंदर का फ्लूइड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, है ना, इंट्रा मतलब अंदर, इस तरीके से। तो अगर सेल के अंदर फ्लूइड एक्सेसिव हो रहा तो इसे बोला जाएगा इंट्रा सेल्यूलर एडिमा, क्योंकि सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा एक्सेसिव अमाउंट में। और जब सेल के बाहर होगा, इंटरस्टिशियम वाली कंडीशन, इसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा। तो अभी हम इंट्रा सेल्यूलर देखते हैं, फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर देखेंगे। तो ये क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज इंट्रा सेल्यूलर एडिमा। बट को तोड़ भी सकते हो आप, इंट्रा मतलब अंदर, सेल्यूलर मतलब सेल, और एडिमा मतलब स्वेलिंग। किस वजह से? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से। अब ये जो पर्टिकुलरली हमारा इंट्रासेल्यूलर एडिमा रहेगा, मतलब सेल के अंदर फ्लूइड का एक्सेसिव अमाउंट में एक्यूमुलेशन, ये मेनली तीन कॉज की वजह से हो सकता है ना, तीन रीज़न। जो हमारा फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ एडिमा ड्यू टू माल न्यूट्रिएशन। अब माल का मतलब क्या होता है? माल का मतलब होता है कमी, जैसे आपने माल फंक्शनिंग सुना होगा, ऐसे यहाँ पर है माल न्यूट्रिएशन। अगर किसी भी पर्सन में न्यूट्रिएशन की डेफिशिएंसी है उसे हम बोलते हैं माल न्यूट्रिएशन। अब ये क्यों होगी? न्यूट्रिएशन की डेफिशिएंसी सबसे बड़ा जो रीज़न है दैट इज़ पुअर इनटेक ऑफ फूड। अब एक पर्सन है, उसका इनटेक ही कम हो रहा फूड का, है ना, खाना ही प्रॉपर नहीं खा रहा, तो सिंपल सी बात है वहाँ पर माल न्यूट्रिएशन हो जाएगा, मीन्स न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यही जो न्यूट्रिएंट्स है पर्टिकुलरली हर सेल को ज़रूरी है ना, जितनी भी सेल है, ईच सेल ऑफ द बॉडी, तभी वो सेल जो है फंक्शन परफॉर्म करेगी, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन परफॉर्म करेगी।
क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। अब जो सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग है ना वो डिप्रेस्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रॉपर नहीं होगी, जिस वजह से हमने देखा था सेल में बहुत सारे पंप होते हैं, स्पेशली था सोडियम पोटेशियम पंप जिससे पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा था, है ना। सोडियम पोटेशियम पंप को मैंने बहुत डिटेल में अलग से बता के रखा है कि वो क्या करता है सेल के अंदर से, क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस होगी। अगर नॉर्मल हम देखें ना तो सोडियम क्या होता है सेल के बाहर ज़्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है। तो अगर डिफ्यूज़न देखें तो बाहर से अंदर आएगा, लेकिन जो हमने पंप देखा था ना सोडियम पोटेशियम पंप, इस तरीके से वो क्या करता था 3 सोडियम आयन को अंदर से बाहर पंप करता था इस तरीके से, और 2 पोटेशियम आयन को क्या कर रहा था बाहर से अंदर पंप। अब क्योंकि यहाँ पर ये पंप डिप्रेस्ड हो गया है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम जो पंप है ना मेनली इसी को हम देखते हैं, ये डिप्रेस्ड हो गया है। तो अब क्या होगा, ये जो सोडियम आयन अंदर से बाहर जा रहे थे 3, ये चीज़ रुक जाएगी, इस तरीके से ये चीज़ स्टॉप हो जाएगी, ये पोटेशियम वाला भी स्टॉप हो जाएगा, ये भी अंदर नहीं जाएगा। अब क्या होगा, सोडियम क्योंकि अभी तो बाहर जा रहा था इस पंप के थ्रू, अब ये पंप रुक गया, लेकिन नॉर्मली जो डिफ्यूजन था सोडियम का बाहर से अंदर वो तो आ ही रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम का जो एकोमोडेशन है, यहाँ पर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, बहुत सारे सोडियम आयन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेसिव सोडियम आयन इनसाइड दी सेल, सोडियम जो है ना सेल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इसका कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा तब एक यहाँ पर प्रोसेस होगी जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये पूरी मैंने ना सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसमें आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं, पूरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ सोडियम का अमाउंट एक्सेसिव हुआ, बाहर का जो फ्लूइड रहेगा इसके बाहर का, है ना, वाटर पर्टिकुलरली हम देखें तो वाटर इसके अंदर आने लगता है इस तरीके से। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस, वाटर का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना, क्योंकि सोडियम अंदर ज़्यादा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसे बोलेंगे ऑस्मोसिस। और क्योंकि ऑस्मोसिस का डायरेक्शन है इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जा रहा, इसीलिए हम बोलते हैं इस प्रोसेस को एंडो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो हो रहा सेल के अंदर, जैसे बोला एंडो ऑस्मोसिस। और अब जैसे ही यहाँ पर वाटर आने लगेगा, यहाँ वाटर भी भर गया, सोडियम भी बढ़ गया, इस सेल का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। ऐसी बहुत सारी सेल हैं टिश्यू में, तो इस तरीके से वहाँ पर डेवलप होता है इंट्रा सेल्यूलर एडिमा, उस पर्टिकुलरली उस एरिए में। इसके बाद आगे देखें तो सेकेंड कॉज है एडिमा ड्यू टू पुअर मेटाबॉलिज्म। अब क्या कंडीशन हो जाए, एक पर्सन है जो फूड तो सही ले रहा, न्यूट्रिशन सही ले रहा, एक अच्छी डाइट ले रहा, लेकिन उसका क्या है सर्कुलेशन कमज़ोर है, मीन्स जो ब्लड सप्लाई है ना वो कहीं ना कहीं सही है नहीं, सर्कुलेशन पुअर है, जिस वजह से हमारे ब्लड का ही काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस को कैरी करना, क्योंकि उस पर्सन का सर्कुलेशन ही पुअर है। अब ऑक्सीजन है ना वो सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से फिर से सेल की फंक्शनिंग, स्पेशली सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शनिंग है ना वो डिप्रेस्ड हो जाएगी। तो फिर से क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, पुअर मेटाबॉलिज्म होगा, जिस वजह से एनर्जी सही नहीं मिलेगी सेल को, और सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग है ना फिर से पुअर हो जाएगी। और जैसे ही सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग पुअर हुई, फिर से हमें पता है कि यही वाला सिस्टम सोडियम पोटेशियम पंप है, या जितने भी आयनिक पंप हैं, और भी बहुत सारे पंप होते हैं जो आयंस को अंदर बाहर करते हैं, सबकी डेफिशिएंसी हो जाएगी फंक्शनिंग में, मेनली है सोडियम पोटेशियम पंप वाला। तो फिर से क्या होगा, सोडियम का आयन धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगेगा, एक्सेसिव होने लगेगा, जैसे कि हमने इसमें देखा। फिर से यही प्रोसेस होगी कि वाटर का ऑस्मोसिस होगा, मीन्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, जिस वजह से फिर से यहाँ पर एकोमोडेशन और एडिमा, और क्योंकि सेल के अंदर फ्लूइड बनने की वजह से हुआ है तो इंट्रासेल्यूलर एडिमा। इसके बाद आगे देखें, अब आगे की अगर हम जो कंडीशन देखें तो इसमें क्या होगा, एडिमा ड्यू टू इन्फ्लामेशन। अब देखो जो इन्फ्लामेशन वर्ड है ना, इसे हम आगे के लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे, 2-3 लेक्चर बाद इस चीज़ को बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में क्या होता है इन्फ्लामेशन। जनरली तो हम इसे स्वेलिंग ही बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्फ्लामेशन होती है बॉडी की एक रिस्पॉन्स, किसके अगेंस्ट, वायरस, पैथोजन,
कोई भी वायरस पैथोजन हमारी बॉडी में आता है इन्फ्लामेशन होता ही है, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है हमारी बॉडी का। तो अगर किसी भी बॉडी में मान लो कोई मैक्रोफेजेस आया है ना, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, मैक्रोफेजेस नहीं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, अब उस टिश्यू में इन्फ्लामेशन होगा। और इन्फ्लामेशन में जनरल सी बात है कि परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंक्रीज होती ही है, चाहे वो ब्लड वेसल की सेल मेम्ब्रेन हो, है ना। जैसे ब्लड वेसल की जो सेल रहती है ना, उनकी भी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ताकि क्या हो कि मान लो इस एरिया में पर्टिकुलरली पैथोजन है, इस तरीके से ये हमारी रही ब्लड वेसल, तो इसकी परमेबिलिटी इसलिए बढ़ती है कि इससे जो हमारी डिफेंस वाली सेल हैं, WBC, साथ ही साथ RBC, जो कि क्या करेंगी, उन्हें न्यूट्रिशन देंगी, वो यहाँ से निकल के इस पैथोजन पर अटैक करें और इसे डिस्ट्रॉय करें। तो अब क्या हुआ, क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ी है, अब जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ी, फिर से किसी भी एक सेल को ले लो, इस तरीके से क्या हुआ, यही जो हमारी, फिर से हमने इसी सेल को लिया, ठीक है, ये हो गई हमारी सेल, इसकी परमेबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो हमें पता है कि बाहर है सोडियम ज़्यादा, कंसंट्रेशन सोडियम का बाहर बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से यहाँ पर पूरे सोडियम आयंस भरे हैं, और अंदर बहुत ही कम है कंसंट्रेशन। तो क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ी है तो अब डिफ्यूज़न होगा, मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सोडियम जाएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, सोडियम बाहर से अंदर आने लगेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और अब देखो फिर से सोडियम आयन अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ सोडियम इनसाइड दी सेल। फिर से सोडियम यहाँ पर जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अब वाटर भी यहाँ अंदर आने लगेगा, वही ऑस्मोसिस, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, और फिर से इसके अंदर स्वेलिंग कॉज हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं एडिमा, और स्पेशली इसे हम बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर एडिमा, क्योंकि जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है वो इनसाइड दी सेल हो रहा। तो ये था हमारा इंट्रासेल्यूलर एडिमा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा। तो देखो जैसे कि बॉडी है, एडिमा तो है, मतलब स्वेलिंग ऑफ टिश्यू तो होनी ही है ना, और किस वजह से, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से। लेकिन जैसे बट का नाम है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा, जब जो एडिमा है किस वजह से हो, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड तो होगा, लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड आउटसाइड दी सेल हो, मतलब कहाँ पर हो, इंटरस्टीशियम में। तो इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड आउटसाइड दी सेल, यानी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है ना, इंटरस्टीशियल स्पेस जिसे हम बोल सकते हैं, वहाँ पर एकोमोडेट होगा एक्सेसिव अमाउंट में, जिस वजह से हमें क्या होगा, एडिमा। अब ये जो एडिमा भी है ना, जैसे हमने इंट्रासेल्यूलर देखा था कि 3 कंडीशन थी, या फिर आप बोल सकते हो 3 कॉज थे जो कि इस चीज़ को कॉज कर रहे थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेनली 6 रीजन रहेंगे जो क्या कॉज करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा। तो जो हमारा फर्स्ट रीज़न या फर्स्ट कॉज है, दैट इज़ एडिमा ड्यू टू राइट साइड हार्ट फेलियर। जैसे हमें हार्ट पता है ना कि भाई इस तरीके से अगर हार्ट, ये बहुत नॉर्मल डायग्राम है, ऐसा नहीं होता, और जैसा आप लोग बनाते हो वैसा भी नहीं होता, जो आज सबके दिमाग में आ रहा होगा, है ना। हार्ट का स्ट्रक्चर तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत इजीली हमने ऐसा बनाया है कि इस साइड हमारे 2 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में भी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर राइट साइड का फेलियर हो जाए, है ना, मतलब ये वाला आपका हार्ट जो है ना, राइट साइड का फंक्शनिंग ना करे, या फंक्शनिंग करे भी तो बोलते ना कि एफिशिएंटली नहीं कर रहा, एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं कर रहा, थोड़ा को ठीक ठाक काम बस कर रहा है, तब इस कंडीशन में भी एडिमा डेवलप हो सकता है। कैसे, इस चीज़ को समझते हैं। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, ऑक्सीजन कम, पूरी बॉडी से आता है राइट एट्रियम में। किस किस के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। सुपीरियर वेना कावा पूरा ब्रेन हो गया, हेड, नेक, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और इन्फीरियर वेना कावा आपके लोअर लिम्ब से, है ना, कहाँ पर ब्लड लेके आती है, राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद ये ब्लड जाता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और हमारा अब जो राइट वेंट्रिकल है वो इसे कहाँ पर पंप कर देता है, आपके लंग्स में। यहाँ से कहाँ पर पंप कर देगा, आपके लंग्स में। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। हमने देखा था ना, मेनली यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी, फिर जो राइट में जाएगी राइट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये 2 में डिवाइड होती है ना, जो लेफ्ट में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरीके से नॉर्मल फंक्शनिंग है। लेकिन क्योंकि अब राइट साइड का फेलियर है,
तो क्या होगा, यहाँ से देखो रिसीव करना है तो ये रिसीव तो हो जाएगा क्योंकि इसमें हार्ट को फंक्शन परफॉर्म करना नहीं है। सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा दोनों यहाँ पर ब्लड दे देंगी। लेकिन जैसे ही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, अब इसे पंप करना होता है। जनरली ऊपर जाता है ना, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बता दिया। इस तरीके से ऊपर पंप करना रहता है ब्लड लंग्स में, और वो ये चीज़ हार्ट नहीं कर पा रहा, ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा। इस वजह से अब क्या होगा, अब हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड फ्रॉम वेन टू आर्टरी। देखो वही चीज़ है, यहाँ वेन से तो ब्लड आ रहा, लेकिन वो चीज़ आर्टरी में पंप नहीं कर रहा, पर्टिकुलरली यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन में। इस वजह से अब क्या होगा कि ब्लड यहाँ पर धीरे धीरे भरता भरता पूरा भर जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा। इसके बाद अब वेन से जो ब्लड एंटर हो रहा था ना, वो अंदर जाना बंद हो जाएगा इस तरीके से, और धीरे धीरे जो है ना इन वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद आगे जा ही नहीं पा रहा ब्लड, जा भी रहा तो कम अमाउंट में पंप हो रहा। तो क्या होगा, वीनस प्रेशर साथ ही साथ जो कैपिलरी प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा इनके अंदर, है ना। ये जो वेन्स हैं, इसके बाद छोटी छोटी कैपिलरी रहती हैं, तो उनमें प्रेशर बढ़ने लगेगा। और जैसे ही उनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, अब पर्टिकुलरली वहाँ की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। क्या इंक्रीज हो जाएगी, परमिएबिलिटी कैपिलरी की, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है ना। इस तरीके से अगर मैं ब्लड वेसल बनाऊँ, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा तो इनकी जो सेल है ना, ये परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ से फ्लूइड ब्लड वेसल से कैपिलरी से बाहर लीकेज होने लगेगा। कहाँ, इंटरस्टिशियम में। इस तरीके से यहाँ पर सेल होंगी, और इस वजह से जब यहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वही कॉज करता है स्वेलिंग, जिसे हम बोलेंगे एडिमा। और क्योंकि कहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा, आउटसाइड दी सेल, सेल के अंदर नहीं जा रहा, यहाँ इंटरस्टिशियम में, दैट्स वाई इसे हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा। इसके बाद आगे देखें तो एक एडिमा किस वजह से डेवलप होगा, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अभी हमने राइट वाला देखा, अब मान लो कि राइट वाला जो है ना हमारा हार्ट पूरा सही है, लेकिन लेफ्ट साइड का फेलियर है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का, है ना। क्योंकि इसमें भी हमने देखा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे आर्च ऑफ आयोटा निकलता है, जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। तो अब ये चीज़ पंप वो नहीं कर पा रहा, इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा, है ना। ठीक ठाक बस कर पा रहा है, एक अच्छे अमाउंट में नहीं कर रहा। अब क्या दिक्कत होगी, फिर से समझते हैं। तो देखो, अब राइट साइड वाला सही है, मतलब यहाँ से हमारा जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये क्या करेगा, ब्लड को यहाँ से पंप कर देगा लंग्स में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पता है कि लंग्स से फिर ब्लड यहाँ डीऑक्सीजनेटेड था, लंग्स में होता है प्यूरिफिकेशन, डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड में, और वो लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू, आपकी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो यहाँ से ब्लड आएगा, कोई दिक्कत, यहाँ से ब्लड क्या होगा, पंप होगा, उसके बाद यहाँ पर आ गया, चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल आर्च ऑफ आयोटा के थ्रू, या आयोटा के थ्रू बस आप बोल सकते हो, पूरी बॉडी में पंप करता है। लेकिन भाई लेफ्ट साइड का तो फेलियर हो गया है ना, तो अब ये ब्लड यहाँ पर जैसे भरता जाएगा, क्योंकि पंप नहीं हो पा रहा इफेक्टिव अमाउंट में, यहाँ फिल होते 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 पूरा फिल हो जाएगा। और अब फिर से वही कंडीशन होगी कि ये जो ब्लड है ना अंदर नहीं आ पाएगा, यहाँ से अंदर नहीं आ पाएगा। तो अब पल्मोनरी जो वेन्स हैं, यहाँ की जो कैपिलरी होंगी, उनमें प्रेशर बढ़ने लगेगा, है ना। एक बार थ्योरी देखते हैं। क्या हुआ कि एडिमा ड्यू टू लेफ्ट साइड का हमारा हार्ट फेलियर हो गया। अब क्या होगा कि ब्लड इजीली पम्प्ड इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन बाय राइट वेंट्रिकल। ये वाला नॉर्मल होगा जो मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकल हार्ट में राइट वेंट्रिकल हार्ट से लंग्स में ब्लड इजीली पंप कर देगा। लेकिन क्योंकि राइट साइड का फेलियर है, यहाँ पर ब्लड पंप होगा नहीं, भरता जाएगा। इस वजह से जो ये ब्लड एंटर हो रहा था ना, ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर नहीं हो पाएगा। क्या होगा, दिस कैन नॉट रिटर्न इनटू लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, जो कि मैंने बता ही दिया। क्यों वापस नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ब्लड बहुत सारा भर गया है, जो कि यहाँ पर पंप ही नहीं हो पा रहा, इसीलिए यहाँ पर ये रिटर्न नहीं हो पाएगा। अब देखो, यहाँ से तो पंप हो रहा लंग्स में, लेकिन लंग्स से यहाँ रिटर्न नहीं हो रहा, मतलब ये जो पूरा ब्लड है वो कहीं ना कहीं लंग्स में ज़्यादा स्टोर हो रहा, जो लंग्स की ब्लड वेसल है। इस वजह से जो लंग्स की ब्लड वेसल हैं, फिर से उनमें प्रेशर बढ़ने लगेगा, है ना। तो इंक्रीज पल्मोनरी वेस्क्यूलर प्रेशर,
जिससे फिर से उनकी परमिएबिलिटी बढ़ेगी और ये जो ब्लड है, ये जो फ्लूइड है, अब उन ब्लड वेसल से, उन कैपिलरीज से, पर्टिकुलरली लंग्स के अंदर बाहर आने लगेगा इस तरीके से, और फिर से वहाँ पर एक्यूमुलेशन करके कॉज करेगा स्वेलिंग, जिसे हम बोलेंगे एडिमा। और क्योंकि सेल के बाहर तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इसे हम एक स्पेशल नाम और दे देते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली कहाँ पर हो रहा, लंग्स में। मैंने बताया था ना, दो टाइप में हम क्लासीफाइड करते हैं, एक होता है जनरलाइज्ड एडिमा जो पूरी बॉडी में हो, एक होता है लोकल एडिमा जो बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में हो। तो क्योंकि ये सिर्फ लंग्स में हो रहा, इसीलिए इसे बोला जाता है पल्मनरी एडिमा, पल्मनरी रिलेटेड रहता है लंग्स से। इसके बाद हमारा तीसरा कंडीशन या तीसरी कॉज है एडिमा ड्यू टू इंक्रीज एंडोथेलियम परमीबिलिटी। अब ये बहुत इजी है, हमें पता है कि जो हमारी इस तरीके से है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में लाइनिंग किसकी होती है, एंडोथेलियल सेल की, इस तरीके से यहाँ पर है ना, ऐसा ही 3D नहीं है, नहीं तो ऐसे पूरे घेर के जो हमारी ब्लड वेसल है ना, मान लो इस तरीके से सब में एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है पूरा राउंड। इसके बाद अब देखो, तो अगर किसी भी केस में इनकी परमीबिलिटी बढ़ जाए, है ना, अच्छा एक चीज़ और, ब्लड वेसल में ना इस तरीके से छोटे छोटे गैप होते हैं इस तरीके से, ताकि जो भी ऑक्सीजन है पर्टिकुलरली वो इस ब्लड वेसल से इस तरीके से सेल में जा सके, जो हमारी सेल्स हैं उनके अंदर, और भी जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है यहाँ जा सके। अब अगर किसी केस में इसकी परमिबिलिटी इससे ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब और भी ज़्यादा यहाँ पर इस तरीके से गैप बन जाए, आप समझ लो, है ना, ऐसी परमिबिलिटी बढ़ जाए, तब भी क्या होगा, फ्लूइड का यहाँ से यहाँ हम देखें तो कहाँ से कहाँ लीकेज होगा, ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियम में। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि परमिबिलिटी बढ़ेगी कब और क्यों। तो जैसे हमने इंट्रासेल्यूलर में भी देखा था, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन क्या, बॉडी की एक रिस्पॉन्स, मतलब पर्टिकुलरली आप ये समझ लो कि आपके बॉडी के रीजन है, इस तरीके से सेल है, यहाँ पर कोई पैथोजन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, कोई पैथोजन आ गया। अब हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि इसे किल करना है, किल कौन करेगा, WBC, WBC है ब्लड में। तो अब जो यहाँ की ब्लड वेसल है ना, वो परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी इन एंडोथेलियल सेल की, ताकि यहाँ से जो WBC हैं ब्लड से इस एरिया में आ सकें और पैथोजन को किल करें। इस वजह से क्या हुआ कि परमिबिलिटी बढ़ी। अब WBC के साथ साथ यहाँ से फ्लूइड भी ओजस आउट होने लगता है, मीन्स ब्लड वेसल से बाहर निकलने लगता है, और यहाँ पर एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिस वजह से फिर से यहाँ पर कॉज होगा एडिमा। थ्योरी देखते हैं एक बार, इन्फ्लामेशन हुआ, इंक्रीज एंडोथेलियल परमिबिलिटी हो गई, जैसे मैंने बताया, फ्लूइड यहाँ से ओजस आउट होगा, और यहाँ पर जैसे इसका एक्यूमुलेशन हुआ, ये कॉज करेगा एडिमा, क्योंकि सेल्स के बाहर हो रहा, दैट्स बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ कॉज की, दैट इज एडिमा ड्यू टू रीनल डिसीज़। अब इसमें क्या होगा, पहले बट को तोड़ो, रीनल मतलब किडनी, और डिसीज़, अगर आपकी किडनी में कोई डिसीज़ है, कोई डिफॉर्मिटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी एडिमा यानी कि स्वेलिंग कॉज हो सकती है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन के वजह से। ये कैसे होगा, इसको भी देखते हैं। तो अगर किसी भी पर्सन में रीनल डिसीज़ है, किडनी में प्रॉब्लम है, तब किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन करना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करवाना, है ना, ताकि यूरिन के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारी बॉडी से बाहर जाए। अब उसी यूरिन में हम देखें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है वाटर का, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो इसमें अगर हम देखें, क्योंकि किडनी डिसीज़ है, अब किडनी का ये जो फंक्शन है ना, वो इसमें फेल हो जाएगी। किडनी फेल्स टू एक्सक्रीट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब वो जो है ना वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी से बाहर नहीं कर पाएगी, जो कि यह अनवांटेड है, हमें चाहिए नहीं है। हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है एक टाइप से, जिसे बॉडी से बाहर करना है, लेकिन क्योंकि इसमें डिसीज़ है तो इस चीज़ में फेल हो रही है, इसे बाहर नहीं कर पा रही। तो अब ये चीज़ जब किडनी से बाहर नहीं जाती, एक्सक्रीट नहीं हो रही, तो हमारी बॉडी में ही रहेंगी। तो ये कहाँ पर रिटेंशन हो जाता है इनका, आपकी किडनी से ब्लड वेसल्स में, है ना, जब हम ब्लड वाला चैप्टर, तो किडनी से कहाँ पर इनका रिटेंशन हो जाता है, ब्लड वेसल्स में।
और ब्लड वेसल्स में जैसे ही इनका रिटेंशन होगा, फिर से एक बार अगर हम देखें तो रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, सोडियम क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे और भी इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, सोडियम सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनका अमाउंट किस में बढ़ेगा, ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल में जैसे ही इनका अमाउंट बढ़ने लगेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ये जो फ्लूइड है ये आपकी ब्लड वेसल से बाहर लीक होता जाएगा इंटरस्टिशियम स्पेस में। तो फ्लूइड लीक्स फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू इंटरस्टिशियम मीन्स इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इस वजह से यहाँ का जो एरिया रहेगा, हम इस तरीके से देखें, मान लो ये सेल्स हैं, ये इंटरस्टिशियम हो गया, यहाँ भर भर के स्वेलिंग कॉज हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा, क्योंकि सेल के बाहर जो फ्लूइड है ना एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ कॉज है दैट इज एडिमा ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन हमने पढ़ा है ना, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन। तो अगर इनका अमाउंट कम हो जाए तब क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है ना, जैसे ब्लड प्रेशर होता है कि मान लो आपकी ब्लड वेसल है, अब इसके अंदर जो ब्लड भरा है वो इसमें एक प्रेशर लगाएगी इसकी बॉल पर, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सेम एज ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ना, मान लो इस तरीके से एक प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, दूसरा ऐसा तीसरा, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये भी एक प्रेशर क्रिएट करते हैं इसकी बॉल पर, जिसे बोला जाता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन खुद का अमाउंट कम है, इसीलिए इसके द्वारा ये जो प्रेशर लग रहा था कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ये प्रेशर डिक्रीज होता है, आपकी कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इंक्रीज होता तो परमिएबिलिटी डिक्रीज होती, लेकिन क्योंकि ये डिक्रीज है तो परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई कैपिलरीज की। और हमें पता है, मान लो इसी की परमिएबिलिटी हमने इस तरीके से इंक्रीज कर दी, अब इसका जो भी फ्लूइड है ना, वो क्या होने लगेगा, यहाँ से लीक होने लगेगा बाहर, यहाँ पर एकोमोडेट होने लगेगा इंटरस्टिशियम में। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लूइड मूव्स फ्रॉम कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियम, और जैसे ही वहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा ये फिर से कॉज कर देगा स्वेलिंग, मींस एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा। जो हमारा लास्ट कॉस्ट है नॉट द लीस्ट दैट इज एडिमा ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब लिम्फेटिक सिस्टम भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, हमने देखा था कि जैसे ये तो मान लो ब्लड वेसल हो गई, यहाँ पर फिर हम देखे तो ये ब्लड वेसल हो गई, यहाँ पर देखो तो इस तरीके से बहुत सारी सेल हो जाएंगी। लेकिन इसी इंटरस्टिशियम में मैंने बताया था ना कि सेल के बीच क्या होता है, हमारे एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, इस तरीके से मैंने लिम्फेटिक सिस्टम वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, जो कि क्या करता है, लिम्फ कैरी करता है, हमने देखा था। और इस लिम्फ को ये ड्रेन कहाँ पर करता है, आपकी ब्लड वेसल में ही, है ना, यहाँ से क्या करेगा, इसको ब्लड वेसल में ही ड्रेनेज करता है, पर्टिकुलरली डीऑक्सीजनेटेड वाले मतलब वेन्स में, ठीक है, ये किस में ड्रेन करेगा, वेन्स में। अब लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मतलब ये क्या कर रहा था, लिम्फ को ड्रेन कर रही थी ब्लड वेसल, ठीक है, ये जो लिम्फेटिक वेसल है क्या कर रही थी, लिम्फ को ड्रेन कर रही थी आपकी ब्लड वेसल में। और फिर से क्या हो रहा था कि जैसे ये लिम्फ इसमें आ रहा था, फिर से वो सर्कुलेशन में आ रहा था, तो हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि मान लो यहाँ पर इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अब इससे यहाँ पे जो लिम्फ हमारी ब्लड वेसल में आ रहा था वापस, है ना, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। मतलब इन्हीं लिम्फेटिक वेसल में यहाँ पर बहुत सारा लिम्फ भरने लगेगा, लिम्फ भरने लगेगा, लिम्फ भरने लगेगा बहुत सारा। तो लिम्फ में हम क्या देखें, मेनली तो वाटर ही है, तो यहाँ पर भर भर के वो फिर से इंटरस्टिशियम में एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखें तो क्या हुआ, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, जिस वजह से इसका जो ड्रेनेज है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, मतलब ये वापस से ब्लड में नहीं आ पा रहा, और अब ब्लड में अब वापस नहीं आ रहा तो वहीं पर इकट्ठा होता जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ, जिस वजह से वहाँ पर स्वेलिंग कॉज होगी, जिसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा। अब ये जो लिम्फ वाला है ना, इसे मैंने लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत अच्छे से बताया, तो इसकी चीज़ को अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग लिम्फेटिक सिस्टम वाला वीडियो देख सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।